नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो है जीएस सेकेंड पेपर का लेक्चर देखेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा विकास से संबंधित चीज़ें हैं, एक टॉपिक है आपका। तो आज की डेट में आपका दोनों के दोनों लेक्चर हो जाएंगे और आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका देखिए, नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के मानव संसाधन सुधार मंत्रालय के द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में एक स्वायत्तशासी संस्थान है। ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन सुधार मंत्री हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और सोसाइटी के उद्देश्य जो हैं इस प्रकार हैं कि आखिर ये सोसाइटी करती क्या है, इसका काम क्या है। स्कूलों की स्थापना करना, साधन जुटाना, उनका प्रबंधन करना, जिन्हें अब नवोदय विद्यालय कहा जाता है। ऐसे विद्यालयों के संवर्धन के लिए सभी प्रकार से काम करना। और इनके उद्देश्य कौन कौन से हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभाशा प्रखर एवं मेधावी छात्रों का चयन कर पहचान करके आधुनिक शिक्षा प्रदान करना जो कि सर्वगुण संपन्न हो। पूरे देश में हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं जुटाना, ये सारे कार्य हैं। साझा पाठ्यक्रम बनाना जिससे स्तर बना रहे और लोगों की साझा विरासत को समझने का अवसर मिले। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले छात्रों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाकर शिक्षा प्रदान करना। अध्यापकों को उचित माहौल में प्रशिक्षण देकर शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार करना, तो जिससे जो हमारी अध्यापन पद्धति है उसमें आपका सुधार लाया जा सके। अब देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जिसको एनसीईआरटी कहा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का एक शीर्षक संसाधन संगठन है, जिसका गठन जो है दोस्तों भारत सरकार द्वारा 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वायत्त पंजीकरण संगठन के रूप में किया गया था। यह स्कूल शिक्षा के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है यह संगठन। अब देखिए, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अकादमिक और तकनीकी मदद देता है। एनसीईआरटी जो है अनुसंधान, सुधार, प्रशिक्षण, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रकाशन और शैक्षिक जानकारियाँ प्रदान करता है। अब देखिए, एनआईओएस को देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की स्थापना इस दृष्टि से की गई थी कि लोगों को सतत समावेशी अध्ययन के साथ साथ आसान पहुंच वाली स्कूली शिक्षा और कौशल सुधार का अवसर मिले। सीबीएसई के स्कूल छोड़ चुके दूसरा अवसर चाहने वाले जनसंख्या के विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। परियोजना अब विश्व के सबसे बड़ा मुक्त स्कूल के रूप में बदल चुकी है। ठीक है, अगला देखिए, ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो अब इनको देख लीजिए। थोड़ा सा लिस्टिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने और समझने वाली बात नहीं होती। संस्था, संगठन, अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिभाषिक शब्दावली आयोग, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय बाल भवन, केंद्रीय भाषा संस्थान, भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि जो सीबीएसई जिसको कहा जाता है, सीबीएसई एक स्वायत्त निकाय है। ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस बॉडी है जो मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसके संरक्षण में कार्य कर रहा है। यह 1929 में स्थापित किया गया देश से सबसे पुराने बोर्डों में दूसरा है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत देश विदेश में 13,898 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। सीबीएसई का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर एवं बाहर संस्थाओं को संबद्ध करना, चिकित्सा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उन्हें अद्यतन बनाना यानी सबसे ज़्यादा अपडेट रखना, शिक्षकों एवं संस्थानों के बीच में प्रमुखों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 में सतत एवं स्वायत्त मूल्यांकन की संकल्पना को भी लागू किया है सीबीएसई ने।
अब देखिए सीबीएसई के कुछ सेंटर हैं, नई दिल्ली, हैदराबाद, तिरुपति, नई दिल्ली, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। उच्च शिक्षा में पहुंच आमतौर पर सकल नामांकन अनुपात से मापा जाता है कि भाई उच्च शिक्षा में कितने लोगों का एडमिशन हुआ है। समूह के लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने और 18 से 23 आयु के वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात में ये चीज़ें मापी जाती हैं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण संस्थान है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विश्वविद्यालय में विस्तार तथा मानकों को बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्था के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1954 में संसद के एक कानून के तहत की गई थी। अब देखिए आयोग विश्वविद्यालय कॉलेजों को अनुदान देने के अलावा केंद्र और राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह देता है। यह मुख्यालय 6 क्षेत्रीय कार्यालय जैसे इसके हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल, पुणे स्थित हैं और इन्हीं के माध्यम से यह कार्य करता है। अब देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको AICTE कहा जाता है, तकनीकी सुविधाओं, जो तकनीकी शिक्षा है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, सुविधाओं के सर्वेक्षण और समन्वित तथा एकीकृत तरीके से सुधार को बढ़ावा देने के लिए आपका राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकारी संस्था के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 1995 में की गई थी। परिषद के दायरे में सभी स्तर के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहित तकनीकी शिक्षा, वास्तुविद्या और नगर नियोजन, प्रबंधन, खान पान, व्यवस्था, प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम आते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC क्या होती है। देखिए दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना जो है इग्नू अधिनियम 1985 के तहत हुई थी। दूरस्थ शिक्षा परिषद मुक्त दूरस्थ विद्यार्जन प्रणाली में मानकों को देखरेख का समन्वय करती है। परिषद का यह कर्तव्य है कि मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा व्यवस्थाओं और समन्वित सुधार हो सके, उनके मानकों के निर्धारण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। अब परिषद राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अन्य संबद्ध एजेंसियों से सलाह मशवरा करके मुफ्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा संस्थान के नेटवर्क का प्रयास करती है ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पता लग सके जहां दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को स्थापना सरकार ने 1969 में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज में विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना, संबद्ध लोगों द्वारा उसका उपयोग करना, समाज विज्ञान अनुसंधान में जुटी 25 संस्थाओं और 6 क्षेत्रीय केंद्रों को अनुसंधान के लिए बढ़ावा देना, द्विपक्षीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, अध्ययन, प्रकाशन, अनुदान और दस्तावेजीकरण और पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करना, प्रौढ़ शिक्षा, ध्यान रखिएगा, साक्षरता में सुधार एवं मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक बनाया जाता है। भारत के साक्षरता दर में पिछले दशकों को सतत वृद्धि हुई है। 1951 में जहां तक भारत में साक्षरता दर 18.33% थी, वहीं 2001 में बढ़कर 64.8% हो गई। इसके बाद क्या होता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8.16% बढ़कर 73% हो गई। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं प्रौढ़ शिक्षा में। उद्देश्य क्या है देखिए, तो उद्देश्य है आपका प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता और स्तर वाली प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता से पूर्ण साक्षर समाज की स्थापना करना, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह विभाग के स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकार की स्थापना की गई है। साक्षर भारत, अब ये क्या चीज़ है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में साक्षर भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 सितंबर 2009 को की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2012 तक प्रचलन में रही। अब साक्षर भारत कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में शामिल कर दिया गया। ठीक है। अब अगली चीज़ है कि जैसे मिशन के 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं,
तो जैसे शिक्षा क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें स्थापित की गई हैं। 1972 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 में 20 जनवरी 1817 को राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज पड़ा। पूना संस्कृत कॉलेज 1821 में खोला गया। 1824 में कोलकाता में संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1826 में मद्रास के गवर्नर ने प्रत्येक जिले में 2 स्कूल स्थापित किए। 1834 में मंगलौर में बेसल मिशन स्थापित किया गया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एशिया तथा भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था ये। इसके बाद क्या था, 1844 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल में 101 वर्नाकुलर स्कूलों की स्थापना की गई। 1847 में भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। वुड डिस्पैच जो है 1854 को आया। 1857 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की स्थापना हुई। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1950 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। 1951 में खड़गपुर में भारत के पहले IIT की स्थापना होती, खड़गपुर, ध्यान रखिएगा। 1952 में माध्यमिक शिक्षा पर मुदलियार कमीशन बना। 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना। राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना की। अब देखिए ये जो संस्थान है, शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उनमें शिक्षा के विकास पर इन चीज़ों को आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान विकास परिषद की स्थापना हुई। कोठारी कमीशन जो आया 1964 में आया। 76 में क्या आया, 1976 को शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1980 में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना लाई गई। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई और 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम चला। 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, दोपहर भोजन योजना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई, ठीक है। 2001 में क्या आया, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 2002 में संविधान में मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संशोधन किया गया। 2004 में शिक्षा देने के लिए एडुसैट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। 2008 में 8 नए IIT की स्थापना का निर्णय लिया गया। 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। 2010 में भारत साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई। 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। 2014 में किसान उदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 2018 में UGC के स्थान पर SCEI का गठन किया गया। हायर एजुकेशन संबंधित है, सॉरी। अब देखिए अगली चीज़ जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के बारे में जो चीज़ें हैं, ठीक है, अब उनको देखते हैं कि जैसे इसका उद्देश्य है देश की आम जनता के लिए स्वास्थ्य के एक स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करना। इस व्यापक उद्देश्य के अनुरूप चलते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में लोगों के विशेष तौर पर गरीबों और जो वंचित लोग हैं उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहनीय स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित कर सके और करके क्षेत्रों में समुदायों में स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानताओं को कम करने की महत्ता प्रदान की गई। किशोरियों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, आदिवासी समूहों जैसे सीमांत मतलब बहुत ही हाशिए पर जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य सुधार पर माइक्रो आर्थिक आयोग 2005 में बना। स्वास्थ्य पर कुल खर्च GDP के 2% बढ़ाकर 3% की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया। अब जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कर लेते हैं। ये मिशन जैसे देखिए दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो उनमें निर्धन परिवारों को क्या सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया था यह अभियान। और मिशन के अनुमानित परिणामों में शिशु मृत्यु दर को घटाकर 1000 जन्म से 30 करना और MMR को घटाकर प्रति 1 लाख जन्म में 100 करना और TFR को आपका 2012 से घटाकर 2012 तक घटाकर 2.1 करना। तो यह कुछ चीज़ें हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। अब अगली योजना है आपकी जननी सुरक्षा कार्यक्रम।
तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जून 2011 को शुरू किया गया, जिसमें सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उनमें रुग्ण नवजात शिशुओं का उपचार शामिल किया गया है। तो ये आपका जननी सुरक्षा योजना के तहत चीज़ें हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण सेवाएं तथा अधिनियम कौन कौन से बने, तो अब ये थोड़ा सा पीटी के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और मेंस के आंसर में आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से ऐड कर सकते हैं। औषधि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम 1954, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1955, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण अधिनियम 1955, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 1956, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1956, राष्ट्रीय विकृति नियंत्रण कार्यक्रम 62 और राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये भी 1962 में आया, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में आया, दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में आया और गिनी कृमि उन्मूलन का कार्यक्रम 1983-84, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग समय पर आती रही हैं। अब देखिए सार्वत्रिक टीकाकरण सार्वभौमिक कह सकते हैं, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में लाया गया, काला बाजार नियंत्रण कार्यक्रम 1990 में आया, प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1994 में आया, पल्स पोलियो अभियान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 1995 में आया, परिवार कल्याण कार्यक्रम 1996 में, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996 में और याज उन्मूलन कार्यक्रम 1996-97 में, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में आया, संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम 1997-98 में आया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में बनी और 2002 में बनी। और आगे क्या है, आगे अब अगली योजना है आशा, जिसको आशा देखिए आशा क्या करती है, तो आशाएं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए 8.84 लाख से अधिक समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेवक, जिन्हें प्रमाणित समाज स्वास्थ्यकर्ता आशा कहा जाता है, ठीक है, इस कार्य में लगे हुए आशा जनसंख्या के वंचित वर्गों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल है, उनके स्वास्थ्य संबंधी किसी ज़रूरत को चीज़ों को देखा जाता है, प्रभावों को देखा जाता है। दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, मौजूदा दृष्टिहीनों की संख्या 2020 में घटाकर 0.3% करना। और उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम के तो इसमें दृष्टिहीनों की पहचान करके इनका इलाज करके दृष्टिहीनता के बकाया जो व्यक्ति हैं उनको कम, जो दृष्टिहीनता है इसको कम करना, हर जिले में नेत्र देखभाल सुविधाएं विकसित करना, नेत्र देखभाल सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकसित करना, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करना और नेत्र देखभाल में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब देखिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तो सन 1983 में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। सरकार ने इस कार्यक्रम को जो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया था। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का पहला चरण 1993-94 में शुरू हुआ, मार्च 2000 में समाप्त हो गया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2001 को हुई, 3 वर्ष के लिए की गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 से 5 तक कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया था। अब अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो देखिए एड्स HIV के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा 100% केंद्र वित्त पोषित योजना के तौर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो आपका NCP तृतीय चरण जो है 2007 से 12 का लक्ष्य देश में जो एड्स है रोकथाम सहायता उपचार के कार्यक्रमों को एकीकृत करके अगले 5 सालों के भीतर देश में इस महामारी पर रोक लगाना, इसकी दिशा को उलटना मतलब कम करना। अब देखिए HIV जो है HIV वायरस है। अब देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है वायरस,
एड्स का जनक वायरस है और यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त द्वारा उपयोग की गई सुइयों के पुनः उपयोग और यौन संपर्क द्वारा फैलता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जैसे गर्भवती महिलाओं से बच्चों को फैलता है, गर्भधारण व प्रसव के समय बच्चे में प्रसारित हो सकता है। HIV धनात्मक व्यक्ति ही HIV संक्रमित होते हैं। इसमें से अधिकांश लोग HIV के संक्रमण के कारण एड्स हो जाता है और शरीर में HIV विस्तार के कारण अन्य चीज़ें होती हैं कि जैसे जो रक्त है, शुक्राणु है, योनि द्रव है, स्तन दुग्ध है, इन सारी चीज़ों से शरीर द्रव जो वायरस प्रसार कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मी जिनके संपर्क में आ सकते हैं वे भी मस्तिष्क व मेरुदंड के चारों ओर उपस्थित जो द्रव है, हड्डियों की संधियों के चारों ओर जो साइनेवियल द्रव और भ्रूण के चारों ओर उपस्थित इम्यूनो द्रव जो होते हैं। ठीक है। अब देखिए, विश्व में एड्स से प्रभावित लोगों की तीसरी बड़ी संख्या जो है वो भारत में है। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की बात कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना 6 दिसंबर 1956 को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह ब्यूरो जो है नई दिल्ली में कोटला रोड पर स्थित है। राष्ट्रीय आरोग्य नीति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आरोग्य नीति जो है राष्ट्रीय आरोग्य रोग सहायता कोष की स्थापना 1997 में 5 करोड़ रुपए की राशि से की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो जानलेवा बीमारियों ताकि उनमें सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज का लाभ उठा सकें। तो इसके लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि यानी कोष का स्टार्ट किया गया था। पल्स पोलियो अभियान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 1988 के प्रस्ताव के अनुरूप पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995-96 में 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शुरू किया गया था। पोलियो उन्मूलन की गति को बढ़ाने के लिए 1996 में लक्षित आयु वर्ग के 5 वर्ष का दिया गया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 6 हफ्ते के अंतराल में पोलियो रोधी दवा की बूंदें पिलाई जाती हैं। जनवरी 2010 में पहली बार क्या है बाईवैलेंट ओरल पोलियो टीके की शुरुआत की गई। 2009 में क्या है कि पोलियो के मामले में 741 मामले थे जो कि 2010 में घटकर 42 रह गए। तो ये अच्छी चीज़ें हुई। 2011 में मई तक पोलियो का केवल एक भी मामला सामने आया, जबकि 2010 में इस अवधि के दौरान 21 मामले सामने आए। 13 जनवरी 2014 को भारत पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। अगली चीज़ है विश्व पोलियो दिवस। प्रत्येक वर्ष क्या होता है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी महीने में जोनाक साल का जन्म हुआ था। जोनाक साल ने 1955 में पहली पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। इस पोलियो रोधक दवा की कुछ बूंदें बच्चों को पिलाई जाती हैं। अगली योजना है आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या योजना। तो देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की समीक्षा, निगरानी और क्रियान्वयन इस तरह करने का निर्देश देने के लिए किया गया था कि नीति के उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएं, अंतर क्षेत्रीय सहयोग बढ़े, नियोजन और क्रियान्वयन में सोसाइटी भी शामिल हो, जनसंख्या की दृष्टि से कमज़ोर राज्यों में कामकाज सुधारने के लिए सुविधाओं की पहल की जा सके और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तलाशी की जा सके। अगला जो चीज़ है वो है जनसंख्या स्थिरता। सरकार की ओर से निम्नलिखित चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। जनसंख्या को स्थिर करने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों में क्या है कि जैसे नियत दिन पर परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। लघु एवं दीर्घकालिक अंतर के उपायों और तौर पर जो आपकी IED होती है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। आशा कार्यकर्ताओं के जरिए गर्भ निरोधकों का वितरण करना, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण निषेध। तो देखिए, जिसका टेस्ट कराया जाता है लोग कराते हैं, लेकिन इसको निषेध किया गया है। बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदानात्मक तकनीकी है। नियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया था। 1 जनवरी 1996 से यह प्रभावी हुआ है अधिनियम। नियम और विनियमों को 14 फरवरी 2003 से संशोधित भी किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था
गर्भधारण से पूर्व या बाद में लिंग चयन तकनीकी के इस्तेमाल और लिंग के आधार पर चीज़ों को गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना और ऐसी तकनीकियों को नियमित करना। लिंग चयन और भ्रूण के लिए निर्धारण पर निषेध के अतिरिक्त ऐसी सेवाएं देने वाले विज्ञापनों, प्रसव पूर्व तकनीक का इस्तेमाल, भ्रूण के लिंग की जानकारी देने पर ये भी चीज़ें निषेध की गई हैं। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना तथा चिकित्सा व्यवसायों, निदान केंद्रों आदि का पंजीयन लाइसेंस रद्द करने की भी प्रावधान किया गया है इसमें। अब अगली चीज़ है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव की योजना का नाम है। शिशु और मातृदर की कमी लाने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना। जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्रीय सहायता से चलाई जा रही योजना है। इसके अंतर्गत प्रसव के बाद देखभाल सुविधा के साथ साथ नगद सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना जो है गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर संस्थागत प्रसव की सुविधाएं दी जा रही हैं। इनका लाभ उठाने की दर लेकिन काफ़ी कम है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास MCH कार्ड के साथ साथ जननी सुरक्षा कार्ड भी होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आशा और कोई भी सुनिश्चित संपर्क कार्यकर्ता द्वारा NM, जिसको कहा जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनिवार्य रूप से प्रसव की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगली योजना देखते हैं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 1 जून 2011 को किया गया था। प्रावधान क्या है इसमें कि इसमें जैसे सर्वाधिक जोर पात्रता पर दिया गया है। इस विचार के पीछे गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं के लिए व्ययों की समाप्त करना। यह पहल है सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और बिना व्यय के प्रसव कराने का अधिकार देती है और इसमें सिजेरियन ऑपरेशन भी शामिल होता है। ठीक है, तो यह आपके पूरे का पूरा सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की डेट में यह का पूरा टॉपिक आपका स्वास्थ्य और शिक्षा विकास से संबंधित चीज़ों को आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, अच्छे से आप लोग करते रहिए सारी चीज़ों को, मेंस की आंसर राइटिंग भी करते रहिए। कल की डेट में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।